अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शकील अहमद पाकिस्तान रेस्क्यू मिशन में आपके सामने आज जो इशू हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी सेंसिटिव इशू, और वो है अदलिया का मामला। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अदलिया के साथ जो इस वक्त और पिछले 2-3 सालों से मुशर्रफ के वक्त जो मजाक होता रहा है वो इंतहाई शर्म की बात है पूरी कौम के लिए, क्योंकि किसी कौम की अदलिया जब तक आज़ाद नहीं हो सकती ना वो कौम तरक्की कर सकती है, ना उस कौम में कोई वक़ार पैदा हो सकता है। दुनिया की तमाम कौमें जो भी आज डेवलप गिनी जाती हैं उनमें सबसे बढ़ के जो उनका एलिमेंट है उनकी सक्सेस के पीछे दैट इज़ जस्टिस। और जिस कौम के अंदर जस्टिस को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ताबे कर दिया जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी शर्म की बात है पूरी कौम के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए और हर उस इदारे के लिए जो उन इदारों को सपोर्ट करती है जो जुडिशरी को किसी तरह से तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। मैं किसी डिटेल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि कौन सा आर्टिकल, कौन से शेप और कौन सी क्लॉज, आई मीन दिस इज मटेरियल। बात मेजर ये होनी चाहिए कि कौन सा इदारा सुप्रीम है और किसका ये अथॉरिटी है टू इंटरप्रेट द लॉ एंड रेगुलेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी स्टेट। ये हमारे नज़दीक एक इंतहाई दुख की बात है कि आइन को, कानून को इस तरह से मजाक बनाया गया है कि सिर्फ अपने मफादात को सर्व करने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया है कि जैसे उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, वो सिर्फ अपनी सफाई के लिए उस कानून को, उस आइन को, उस रेगुलेशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। कानून और आइन का मामला इतना सिंपल है, जैसे बिल्कुल मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ इस मौके पर कि एक कत्ल का एक मुजरिम होता है, ठीक है, वो जाकर अदालत के कटहरे में खड़ा होता है, वही जज है, वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वही वहाँ पर जो है डिफेंस काउंसिल है, आइन कानून की शिक़ें भी वही उस पर लागू होती है, लेकिन एक वकील सफाई जो है वो अपना डिफेंस देता है कि फला सर्कमस्टांसिस की वजह से इसका जो है जुर्म से सरजद हुआ तो इसको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो क्लेम करता है कि भाई इसने इंसानियत कत्ल किया, इसे तफ्तेदार पर लिखा दिया गया। कानून भी वही है, अदालत भी वही है, मुलजिम भी वही है, तमाम चीज़ें वही हैं, लेकिन एक ही कानून की दो इंटरप्रिटेशन हैं। यही मामला आइन के मामले में है कि हुकूमत ने आइन का ऐसा धज्जी बिखेरी है, आइन और कानून अलग अलग शिकों में नहीं पढ़ा जा सकता, ये मिलहैस इकट्ठा पढ़ा जाता है ताकि इसको इंटरप्रिटेशन एज ओवरऑल कंटेंट इंटरप्रेट किया जाए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, नॉट फॉर इंडिविजुअल, एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन। अब इदारों के मामलात हैं, अमेंडमेंट्स के मामलात हैं, आई डोंट वांट टू गो इन दैट डेप्थ ऑफ डिटेल। सम ऑफ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इंटरप्रिटेशन जिस तरह से हुकूमत करती रही है, जिस तरह से जो आइन का और कानून का मजाक उड़ाया गया है, एवरीबडी नोज इट। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज मैं आपके सामने इस मामले को डिस्कशन करने के साथ साथ हमारे एक मोहतरम काजी अनवर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और आज हमारे साथ वो मेहमान हैं और उनसे हम बात करेंगे कि इस दलदल से जो एक जिल्लत की हुकूमत ने और इदारों ने इस पर हावी कर दी है, किस तरह से इससे छुटकारा लिया जाए और किस तरह से सुप्रीमेसी ऑफ दी जुडिशरी हम मेंटेन कर सकते हैं। काजी अनवर साहब को आज मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि आज उनकी माशाल्लाह से आज बर्थडे भी है, और आज माशाल्लाह से वो 70 बरस के हो गए हैं और पाकिस्तान की और आइन की, अब कानून की खिदमत करते हुए उन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है। इनकी सेहत, इनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला इनको बढ़ाए और हमारी दिल तमन्नाएं इनके साथ हैं। तो अब इनसे ज़रा कुछ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब, पहले तो आपको मुबारक हो आपकी सालगिरह की, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और अब हम कुछ सीरियस मैटर्स पर देखें, उसका तो एक ही जवाब है, फ़कीरों दरवेशों की भी एक यौम पैदाइश होती है। मेरी यौम पैदाइश 21 अक्टूबर 1940 है, आज मैं 70 साल हो गया, और आज हमने किसी किस्म का कोई केक नहीं काटा, कोई फंक्शन नहीं हुआ मेरे घर में, बल्कि मैं सुबह जो मैंने नाश्ता किया था एक प्यारी चाय, और मैंने भी आपकी मौजूदगी में आकर अपने साथ सैंडविच लाया था और मैंने अपनी भाविज को कहा कि मुझे चाय बना दो। तो ये एक सफ़र की बात थी, लंबा सफ़र है।
और फ़कीर दरवेश जो होता है उसका सफ़र दूसरों की निस्बत तकलीफ दे होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तसन्नो, बनावट, मकर, फरेब नाम की कोई चीज़ नहीं होती और उसके दो चेहरे भी नहीं होते हैं। उसका एक ही चेहरा होता है जिस पे जो कुछ दिल में होता है मुंह पे कह देता है, वही फ्रंट पे होता है। आपने अदलिया की बात की, कोई भी माशरा, ख्वाह वो हिंदू माशरा हो, वो मुस्लिम माशरा हो, वो मज़हब माशरा हो, कोई भी माशरा इंसाफ के एक निज़ाम के बगैर कायम नहीं रह सकता और इंसाफ किसी निज़ाम को अदलिया कहा जाता है। अगर ये इदारा जो इंसाफ करता है ये आज़ाद हो तो उसको आज़ाद अदलिया कहते हैं और अगर वो ताबे हो तो वो एक मैनेज, ताबे, कंट्रोल जुडिशरी होती है। हमारी जुडिशरी भी इर्तिका से गुजरी है। एक वक्त तक ये मैनेज थी, कंट्रोल थी, हाकिमों ने इसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया, बिल्कुल किया, अपने मफादात के लिए किया, अवाम के खिलाफ इस्तेमाल किया और गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात की तौसीक कराई। ये सारे एक शर्मनाक बाब है। लेकिन 9 मार्च 2007 के बाद एक नया सफ़र शुरू हुआ, नया चैप्टर, एक नई डायरेक्शन। जब एक शख्स की नफ़ी ने डिक्टेटर के सामने एक ऐसे वक्त में जब सारा माशरा दबा हुआ था, जब सियासतदान दबे हुए थे, मौलवी दबे हुए थे, ऐसे वक्त में एक शख्स का आर्मी हाउस में जाके कहना कि नहीं तो मुझे इस तरह नहीं निकाल सकते और फिर नहीं, और फिर उसको फेस करना। जज के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जज आमतौर पे एक प्रोटोकॉल का आदी हो चुका होता है। जज साहब आगे एक डंडा जा होता है, वो उसको कहते हैं राड ऑफ जस्टिस। जी, वो राड ऑफ जस्टिस आगे जा रहा है, पीछे जज साहब आ रहे हैं, सब उठ के खड़े हो जाए। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह उस निज़ाम शाही में दरबार में ऐलान किया जाता था कि जुल्ल सुबहानी आ रहे हैं तो सब उठ के खड़े हो जाते, एहतराम में, बिल्कुल एहतराम में। वो जरा सईदे में गिर जाते थे, इसमें सईदा नहीं होता था। तो फिर जज ने न सिर्फ 12 घंटे, 13 घंटे, लाहौर का 25 घंटे का सफ़र किया और फिर उसने पब्लिक की ज़बान में बातें करनी शुरू की। इब्तिदा में अगर आप इफ्तिखार चौधरी की इब्तिदाई तकरीर में देखें तो वो ऐसा था जैसे वो एक आइन का चैप्टर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। आस्ते आस्ते फिर वो आवाम के एस्पिरेशन की बात आई कि आइन जो है लोगों का आपस में एक समझौता है, एक जगह रहने का, और ये इमरानी मुआहिदा है। इससे इस इमरानी मुआहिदे की ताक़दार कायम, इससे मफर नहीं है, इससे नहीं है, इससे बाहर तक कोई नहीं है। और आइन तयन करता है इदारों की हुदूद का कि कौन सा इदारा कहाँ तक बाइख्तियार है। आइन उन पे हुदूद और कयूद लगाता है। आइन कहता है कि तमाम इदारों में एक इदारा ऐसा होगा जो इदारों के दरमियान अगर कोई चपकलश हो तो वो तय करेगा। हुकूमत वफाक और सूबों के दरमियान कोई हो तो वो तय करेगा। सूबों और सूबों इकाइयों के दरमियान कोई बात हो तो वो करेगा। और वो अगर आइन और कानून का कोई हिस्सा आइन के उस बुनियादी ढांचे के खिलाफ हो जो कौम का इमरानी मुआहिदा है तो वो उसको उस हद तक कदम करार दे देगा। And that's a rightful act. That's the, और ये सारी दुनिया में एक मुसलमा है कि आइन साज, कानून साज इदारा जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, उसका हक है। वो आइन में तरमीम कर सकती है, ये भी उसका हक है। लेकिन क्या कोई आइन, कोई कानून या आइन में की गई कोई तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे या बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, कंट्रडिक्ट करती है, इस बात का फैसला करेगी अदलिया। वो इसको इंटरप्रिटेशन, वो इंटरप्रिटेशन जो है कि उसकी ताबीर क्या है, और जब वो इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन में ये कहते हैं कि इसके ये हिस्से मुतसादिम है
इसलिए कलदम कायम किया। इसलिए ये ऐसा गैर मौसर हो गया, ख़त्म हो गया। लॉफुल एक्ट, ये लॉफुल एक्ट है। और ये पाकिस्तान में ऐसे में मुश्किल ये है कि ये पिछले 19 महीने से तो इंतज़ामिया बज़िद है कि वो तसादम करे और तौहीन करे। उनकी सर्वाइवल का मसला है। सब बात ये है उनकी सर्वाइवल क्या, बल्कि आप ये कहें कि रूट खसूट के एक निज़ाम की बका का मसला है। इस मुल्क में मुझे तो शर्म आती है जब मैं ये कहता हूँ, एक माशरा होता है जिसमें चंद लोग अगर किसी निचली सतह पे बदअनवानी में मुर्तकिब होते हैं तो लोगों को तवक्को होती है कि ऊपर वालों को शायद इल्म नहीं है, इल्म होगा तो कोई एहतसाब होगा। लेकिन यहाँ ऐसा है कि ऊपर से शुरू होता है, ऊपर से नीचे तक। अब जब एक घर का मालिक चोर हो, उसका नायब चोर हो, तो चौकीदार ने क्या रखवाली करनी है? वो तो मॉडल है उसके लिए। वो तो कहेगा कि ये सब इस घर में लगे हुए हैं, तो मेरा भी तुम्हारे हाथ में कुछ आता है तुम भी लेके भागो, मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। हाँ मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, ये बात है। अच्छा, जिस तरह से मतलब आपने जिक्र किया कि जुडिशरी की सुप्रीमेसी है, मैंने खुद, मुझे एक वक्त मौका मिला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मैंने ज्यूरी में सर्व किया, तो देयर आई नो द डिफरेंस ऑफ लॉ ऑल्सो, किस तरह से लॉ इंटरप्रेट होती है। बाहर मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में इसका तस्वर ही नहीं है कि जुडिशरी को कोई ओवर रूल करे, और ये सिर्फ वहाँ हो सकता है जहाँ के हुक्मरान बेसिकली करप्ट और नमक हराम हो जाए, गद्दार हो जाए बेसिकली, वो इस किस्म के अमल से अपने आप को नहीं रोक सकते, क्योंकि इसमें उनकी सर्वाइवल है, इट हाइड्स द सर्वाइवल। अब आप ये आपके ख्याल में, लाइक फॉर एग्जांपल, जो ये सिचुएशन हैज़ बीन फॉर आई मीन क्वाइट अ फ्यू इयर्स, लाइक आई मीन 3-4 साल इस मामले को हो गए हैं, आपका क्या ख्याल है? मतलब अब जो एक मूवमेंट बनी थी लॉयर्स के खड़ा होने से, ठीक है, अब उसमें तोड़ फोड़ डाली गई, उसमें इख्तलाफात डाले गए, किसी तरह से उसकी नज़्म को तोड़ा जाए, उसके इत्तेफाक और इत्तेहाद को तोड़ा जाए। अब आप ये इसको हाउ डू लुक एट इट कि वो जो नज़्म इत्तेफाक जो एक मूवमेंट का शुरू हुआ था, अब वो टूटता हुआ नज़र आता है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो बेसिकली एजेंसीज की और उन इदारों की है जो इनडायरेक्टली जुडिशरी को सबमिसिव बनवाना चाहते हैं बेसिकली। मुझे कुछ बातों से ज़ाहिर इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन पहली बात यह कि आपने की बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 3 साल से वकला की जदोजहद, मीडिया का उसके साथ तावन, सिविल सोसाइटी का उठना, कोऑपरेशन, सिविल सोसाइटी जाग गई। वकील अकेले कुछ नहीं कर सकते, नहीं, पॉसिबल नहीं, और मीडिया ने उनकी आवाज़ को पहुंचाया और उस पे अवाम भी उठे। और इस मुल्क में कम अज कम एहसास हुआ कि ये जस्ट है, उससे ये हुआ कि वो बात जो बाजार अनहोनी नजर आती थी वो हो गई, मुमकिन हुई। और 16 मार्च 2009 को हुक्मरानों ने अवाम की ताकत भी देखी, और इससे पहले कि वो जमे गफीर गुजरांवाला से आगे आता, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हथियार डाल दिया, सरेंडर। लेकिन उनकी नीयत का फतूर ख़त्म नहीं हुआ। वक़ज़ा का एक मकाम बना इस तरह, तो देखें ना, अयूब खान जब आया तो लोगों ने उसको वेलकम किया। वक़ज़ा वाहिद तबका था जिन्होंने अयूब खान के माशरा की मुखालिफत की। यहया खान आया तो यहया खान को कोई ऐसी रिजेंटमेंट नहीं आई इस साइड पे, और हुआ ये कि अयूब खान चूँकि चला गया, भुट्टो साहब जल्दी उस मिशन में उनको भी शरीक कर दिया गया और फॉरेन मिनिस्टर भी हो गए, और बांग्लादेश पे यरगार भी की गई, और फिर नहीं ढाका बाग उसमें जिस दिन 25 में, चूँकि मैं उस वक्त मेरी वकालत थी 2-3 साल की थी, मैंने उसकी मुखालिफत की थी बांग्लादेश एक्शन की, और चौक जातियाल में स्पीच की थी पिशावर में, और मुझे नज़रबंद करके बनू जेल भेज दिया गया था। अच्छा, वो तो अच्छी बात थी, मैं नज़रबंद हो गया। जब ढाका का एक्शन शुरू हुआ तो जो इस वेस्ट विंग से जो लीडर गए थे वो बाद में वापस आए, तो पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा कि थैंक्स गॉड पाकिस्तान इज सेव्ड।
पाकिस्तान बचा लिया। बचा लिया हमने, एक्शन हो गया, मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया। उसका अंजाम क्या हुआ खून को टुकड़े हो गया, वो हमने सबने देखा। जिल्लत आमेज। और फिर टाइगर नियाजी को हथियार डालते हैं। और यहाँ अजीब बात की गई कि वो न दिखा, वो मूवी के लोगों की दरवाजारी होती है। मतलब क्यों ना दिखाएं, व्हाई? यानी हम फैक्ट को हकीकत को क्यों ना दिखाएं? हम हकीकत छुपाने के इतने शेमफुल सरेंडर था। मैं कहता उसकी वजह यह है, हम आदी हो गए इस बात के कि हकायक को न देखा जाए, छुपाया जाए। हम झूठ सुन सुन के, झूठ देख देख के आदी हो, झूठ के आदी हो गए, झूठ के आदी हो गए। हम सच सुनने की अब इस्तात नहीं करते। कहते हैं किसी ने बात सुनी तो हुक्मरानों तक बात पहुंच जाएगी, खफा हो जाएंगे। उससे इस मुल्क में जो वकालत ने उस वक्त भी की, फिर ज़िया-उल हक आया तो ज़िया-उल हक में भी वकालत ने मुखालिफत की। मैं खुद राहुल की शाही के लिए मैं रहा हूँ उसके वक्त में। अच्छा, ये भी हुआ। मुशर्रफ आए तो मुशर्रफ को भी लोगों ने वेलकम किया। हमने उसके खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल में रेजोल्यूशन पास किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल टेक ओवर है। That's right. वक्त के साथ ये मूवमेंट जब आई तो वकील आम मैदान में आए। यानी पहले वकीलों का तरीका ये रहा कि वो बागों में रेजोल्यूशन पास करते थे, छोटा सा जुलूस निकाल देते थे, छोटी मोटी एक्टिविटी। ये जो पहली दफ़ा एक मूवमेंट शुरू हुई, मैं उसको मूवमेंट कहूँगा, पब्लिक लेवल पे, जिसमें यंग वकील ने ज़्यादा कुर्बानी दी और सिविक सोसाइटी साथ आई। ठीक है ना, वकालत का पेशा ऐसे गया जैसे डेली वेजेस। वकील सुबह घर से जब निकलता है डिपेंड करता है तो वो जो सौदा सजफ खरीदता है ये वापसी पे होता है, ये इफेक्ट है। अच्छा, हाँ, ये जब घर को वापस जाता है ना, जब ये इदारतों में काम कर चुका होता है, अपने चैम्बर में बैठ चुका होता है, कुछ जेब में किसी ने पैसा डाल दिया होता है, तो वापसी पे ये बिस्किट, डबल रोटी, सब्जी, गोश्त, ये जो चीज़ लेनी है ये वापसी पे देता है। अच्छा, राशन का निजाम आखिर में। तो अब आप देखें कि वो डेली वेजेस का वकील है, वो 2 साल 2.5 साल मुसलसल जदोजहद करे। इसमें जो सीनियर लेवल है इनकी तो सेविंग होती है, इनकी तो सेविंग से कम से कम कुछ वक्त तक किचन चल सकता है। लेकिन वो जिसकी सेविंग नहीं हुई, जो साइकिल पे जाता था, मुश्किल से, उसका बहुत मुश्किल है। उन्होंने कुर्बानी दी। अब आपने कहा कि इसमें लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश उस वक्त भी हुई, कोशिश इस मूवमेंट के दौरान भी हुई। काफ लीग ने लोगों को काले कोट पहना के मजदूरों को, दिहाड़ी के मजदूरों को बाज़ जगहों पे कोशिश की कि मुशर्रफ के हक में जुलूस निकाले। ऐसी कोशिश उस वक्त भी थी, वो पेड एलिमेंट आज भी है। लेकिन मुझे जिस बात की खुशी है, वकीलों का जो इज्तिमाई शऊर है वो अब मैच्योर हो गया है और वो बहुत अवेक है। वो छोटी से छोटी बात को यक्त करता है, वो अपनी लीडरशिप को भी माफ़ नहीं करता, वो उसका भी एहतसाब करता है और ये उसका हक है। मैं कहता हूँ ये उसका हक है, ये उसका बहुत बड़ा हक है, क्योंकि वो अपनी लीडरशिप को सीधा रखता है, स्क्रीन करता है, वॉच करता है। वो अपनी लीडरशिप की एक एक बात को वॉच करता है, वो उसके उठने बैठने को वॉच करता है और वो उसको कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं है। और ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी तकसीम की तो जब तक इनका ये शऊर बाकी है, जब तक वकीलों की ये क़ुव्वत है, उस वक्त तक उनकी जो लीडरशिप है, चंद लोग ठीक है, यार वक्त में होता है, ओहदे भी मिलते हैं, पैसा भी मिलता है। आप चंद लोगों को तो खरीद सकते हैं, आप इज्तिमाई शऊर को डिफीट नहीं कर सकते। नहीं, उसको आप कभी शिकस्त नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो इसलिए कुछ ताजे आजमा भी होते हैं, कुछ मौका परस्त भी होते हैं, कुछ कैरियर सीकर्स भी होते हैं। वो आस्ते आस्ते एजेंसी के लोग भी होते हैं, उनमें इंडक्ट किए जाते हैं, हमें दाखिल किए जाते हैं, हमें भेजे जाते हैं। वो हमें बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है जो हमसे ज़्यादा तेज़ नारे लगाते हैं, जो हमसे ज़्यादा तेज़ होते हैं, जो कहते हैं हाँ हो
आग लगाओ, हाँ, ये होता है जिसको कहते हैं एजेंट प्रोवोकेटर, that's right, जिनको भेजा जाता है। जी जी, प्लान किया जाता है। तो ये हम जो मैंने इसलिए कहा कि मेच्योरिटी ऑफ लीडरशिप ये है कि लीडर आंसरेबल तो है, लेकिन साथ साथ वो ये भी देखता है कि उसकी सफ़ों में कोई ऐसा तो काली भेड़ें तो नहीं आगे। और हमारे यहाँ इट्स वेरी कॉमन बिल्कुल कि जब भी कोई भी तहरीक हो, मतलब वो पाकिस्तान की तहरीक हो, इवन यू टेक इट फ्रॉम दैट साइड, कि वहाँ पे काली भेड़ों ने गद्दार हमेशा से इस नहीं होते हैं, वो होंगे, हमेशा देखें जी वो होते हैं, वो होंगे, क्योंकि हम आज़ादी की जितनी तारीख देंगे, आप खिलाफत मूवमेंट देख लें, आप उससे पहले देख लें, आप टीपू सुल्तान वाले देखें, आपको हर जगह जाफर और सादिक किसी न किसी जगह नजर आते हैं, ये होते हैं। लेकिन एक आध जाफर सादिक जो है, अब वो शर्मिंदगी के साथ ही याद किया जाता है, उसको कभी किसी ने अच्छा नहीं कहा, उसको अच्छा नहीं कहता। मैंने ये लिखा था बड़ी क्लियरली कि हमारा दुश्मन कोई बाहर से नहीं है, हमारे अपने गद्दार हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो हमारी सफ़ों में घुस के सफ़ों में रहते हुए इतना बड़ा डैमेज कॉज करते हैं कि हमें बाहर का इन्वेडर इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उसमें शायद आपने ये भी लिखा था कि वी हैव टू सेव पाकिस्तान फ्रॉम द एनिमीज विद इन। अच्छा, ये मुझे बताइए, लाइक फॉर एग्जांपल, अब हालात जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं पाकिस्तान के बेसिकली। पाकिस्तान ना शेरवानी वालों के बाप की जागीर है, ना ही वर्दी वालों के बाप की जागीर है, ये उन पाकिस्तानियों का है जो बेसिकली वो लिव एंड सफ़र वाइल बीइंग देयर, ठीक है। इस परसेप्शन में हाउ डू यू लुक एट द सॉलिसिटर्स लॉयर्स कम्युनिटी टू बी प्रोएक्टिव अगेन टू सेव पाकिस्तान, लाइक फॉर एग्जांपल? एक मुल्क सावरन होता है जी, जब उसकी आप सावरनिटी को किसी और मुल्क के साथ, किसी और के पास बार्गेन कर दें, मार्गेज कर दें, बार्गेन कर दें, प्लेज कर दें, आप अपनी कौमी इंटरेस्ट को बेच दें, गैरत को, तो उससे कौमी गैरत भी मजबूर होती है, और उससे एक माशरे के अंदर इंतकामी जज्बा पैदा होता है, एंड दैट इज अ नेचुरल फैक्ट। और वो जो है वो शिद्दत पसंदी को जन्म देता है। मुझे जब भी कोई पूछता है कि माशरा शिद्दत पसंद क्यों हुआ, तो मैं उसे कहता हूँ कि हुक्मरानों से पूछो, वो रिस्पॉन्सिबल हैं एग्रेशन, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने अपने ही लोगों पे एग्रेशन करवाया, सप्रेशन किया, अपने ही लोगों को बेचा, अपने ही लोगों को पकड़ पकड़ के गोटमादर भिजवाया, अपने लोगों के पैसे दिए, बकरियों की तरह तुमने उनको हवाले किया, और फिर अपने ही मुल्क में तुमने ऑपरेशन किया, ये लाल मस्जिद का ऑपरेशन है, इंतहाई शर्मनाक। तो ये जो देखें, ये जो वाक़यात हैं, इन वाक़यात को आप क्या कहेंगे? इन वाक़यात से हमारा चेहरा मसा हुआ है और कौन तबाह हुई, और हम बिखर गए। नहीं, हम बिखर गए, हम बिखर इसलिए गए कि हम पे एक जंग मुसल्लत हो गई जो हमारी नहीं है, कि जी ये टेररिज्म, यहाँ टेररिस्ट कोई था ही नहीं, कभी आपने हिस्ट्री में नहीं देखा, यहाँ हो ही नहीं सकता था। उसकी वजह यह है, यहाँ टेररिज्म की कोई बात नहीं थी, यहाँ टेररिज्म शुरू किया मुशर्रफ ने, ये उसका पौधा लगाया हुआ है बीच में, उसका पौधा, और उसके जो सक्सेसर आए जी, वो जो उसी पैकेज के तहत आए, उसी माइंडसेट के, और उसी माइंडसेट, उनका भी काबा और किबला वही है जो उसका था, तो दैट मेड नो डिफरेंस एट ऑल, दैट बल्कि उसने एग्रेवेट की सिचुएशन वाज टू। सख्त तकलीफ होती है मुझे इस चीज़ की कि जब किसी एक इत्तेहाद में तोड़ फोड़ पैदा हो, ठीक है। अब इसको किस तरह से स्ट्रेंथन किया जा सकता है लॉयर्स कम्युनिटी को मिलाकर, बाकी जो सिविक सोसाइटी है, लाइक आई मीन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बाकी जो तबके हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ तबके हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो फौज के हैं या सियासत के हैं या ब्यूरोक्रेसी के, कहीं के भी, या एकेडमिक्स हैं जो अच्छे टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको किस तरह से इकट्ठा करके पाकिस्तान की डूबती नाव को बचाया जा सकता है? माशरे में वकील अकेले तब्दीली नहीं ला सकते जी, इससे ये उन्हें न सिर्फ ये कि साफ़ी तंजीमों, मीडिया के साथ, बल्कि दूसरे उन तमाम लोगों के साथ जो इस मुल्क में हक़ व सदाकत चाहते हैं और इसको बचाना चाहते हैं, वो इसको न सिर्फ बचाना चाहते हैं, इनके इसके दुश्मनों की निशानदेही करना चाहते हैं, जूते मारना चाहते हैं,
तो उनके साथ एक ताल्लुक होना चाहिए। ज़ाती तौर पे मैंने राब्तों की कोशिश भी की और कुछ लोगों के साथ किए भी, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि सदारत का होता है 1 साल के लिए होता है। ज़ाहिर है मैं इसी हफ्ते में स्टेप डाउन करूँगा और मेरे बाद जो भी आएगा मुझे यकीन है कि वो इसी को आगे लेके जाएगा, इसी कारवां को, इसी मिशन को, क्योंकि यही कारवां मिशन हमारी बका का है जी। सर्वाइवल है इसमें हमारा सर्वाइवल है। मैं बहुत ममनून हूँ अपनी एग्जीक्यूटिव का भी कि मेरे साथ जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसने मेरे साथ तावन किया है। अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह का बहुत एहसान था, उसका बहुत ही एहसान था। वो इसलिए कि मैं उन्हें कहता था कि मैं फ़कीर और दरवेश हूँ, मेरे लिए यौदा कोई बात नहीं है। तुम अगर समझो कि मैं तुम्हारे उसके मुताबिक नहीं हूँ तो मैं खुद उसी वक्त दौड़ जाएंगे लेकिन आज़ाद हो जाऊँगा। तो उससे एक ऐसी माहौल पैदा हुआ जिसे फैमिली कहते हैं जी। कि वो मुझे ये कहते थे हम आपको अपना सदर नहीं अपना बुजुर्ग समझते हैं, फैमिली का हिस्सा समझते हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप जिस बात को सही समझते हैं हम उसमें आपके साथ हम। और मैं उनसे करता था, डायलॉग भी करता था, बात भी करता था कि ये इशू है। जैसे अभी आफिया सदीकी की बात थी तो जैनदे उसकी बहन जब मिलने आ रही थी तो मैंने अपनी काबीना से पूछा था कि मैं मुझे मेरे दफ्तर मिलने आ रही हैं। उन्होंने कहा बेशक आप उन्हें वेलकम करें, जी बिल्कुल सही, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। फिर जब उनको सजा हुई मैं कराची उनकी वालिदा से मिलने गया। अच्छा, हाँ ये ज़रूरी था। उनकी बहन को भी उनके घर में मिला और उनकी वालिदा को तो मैं भूल नहीं सकता कि उन्होंने मुझे अपनी जवानी की, बल्कि आज से 8 साल पहले की तस्वीरें दिखाई। उन्होंने कहा मेरी यादें देखो और 8 साल पहले की मेरी तस्वीरें देखो। मैंने देखी। अच्छा, मैं उनके घर गया था इसके बाद, सज़ा होने के बाद। मैं और क्या कर सकता था, मेरे हाथ में ज़ाहिर है मैं हाकिम हूँ, लेकिन ये कि इस कौम की बेटी जी, मेरी बहन, ये पूरी कौम के लिए शर्म की बात है थी, तो मैं ये तो कम से कम कर सकता था कि अपनी कमज़ोर उंगली को उठाऊं, उनके घर जाऊं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊं, उनके साथ खड़ा हूं और नहीं ये भी कहूं कि जब भी मेरे मकदूर के मुताबिक, मैं उन्होंने यही कहा कि मैं इस मुल्क का न कोई सरमायादार हूँ न जागीरदार हूँ। मुझे 70 साल की उम्र में मुशक्क़त इसलिए करनी पड़ती है कि मुझे अपना किचन सजाना है, हलाल की रोज़ी से, हलाल की रोज़ी के लिए नहीं। एक भी मैं और मेरी बीवी हम दो एक हैं आप, और मैं उसे कहता हूँ कि नहीं मेरी ज़िंदगी में मैं तुम्हें बच्चों के हवाले नहीं कर सकता। मेरे 2 बेटे भी हैं, बेटी भी है, और मुझे मेरा बेटा खफा होता है। मैं उसे कहता हूँ नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुम्हारी कमाई में से कुछ नहीं लूँगा। वो डॉक्टर है, जब तक अल्लाह ने वो सिर्फ दवाइयाँ मेरी अभी भी वो जाता है महीने में एक दफ़ा महीने में सारी पैक बनवा के मेडिसिन को डॉक्टर समझता है तो पूरा पैकेट ला के रख देता है कि बाबा की ब्लड प्रेशर की है, ये ज़कोर है, ये कोलेस्ट्रॉल की है, ये फलान चीज़ की है। वो 30 गिनी हुई कि ये शाम को खानी है, सुबह। इसी तरह माँ की दवाइयाँ। बाकी मुझसे यही कहता हूँ कि नहीं, और जो मेरे घर में आप हैरान होंगे कि मेरे घर में जो कुक है उसका नाम अमीर ख़ान है। अमीर ख़ान मेरे पास 74 में आया है। अच्छा, और अमीर ख़ान के 36 साल हो गए मेरे पास। अच्छा, बड़ा लॉयल्टी। तो मैं उसको, बल्कि मुझे गुस्सा करता है कई दफ़ा, उसकी भी इतनी अबदारी है। मैं कहता हूँ तुम्हारा हक है, मुझसे ज़्यादा इस घर के तुम वफादार, जाहिर सी बात, एक उम्र गुजारी है, लेकिन गुजारी। तो इसी वजह से मैं अपनी बीवी को कहता हूँ कि मैं इन मुलाजमीन को किसी और का मोहताज नहीं कर सकता। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये रहेंगे। जिस दिन मैं मर गया तो फिर अल्लाह मालिक है, ये भी कहीं से अल्लाह ताला करने वाला इंसान का। अच्छा, ये आपका अब ये जो नया सेटअप बनने जा रहा है इंशाल्लाह, बुकला के अंदर जो बेसिकली एक ये हुकूमत ने पैसे चलाने की जो कोशिश की है। मैं आपको एक बात बहुत साफ बात, वकील समझते हैं ये इलेक्शन जब भी होता है सदर का, मेरा भी हुआ है, ये हुकूमत और हुकूमत मुखालिफ होता है। एक कैंडिडेट हुकूमत का कैंडिडेट होता है, एक अपोजिशन का है,
और एक वो होता है जो अपोजिशन सियासी पार्टियों का नहीं, उन पार्टियों का नहीं, लेकिन वो मैं ये कहूँगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट का मुखालिफ होता है, वो एस्टेब्लिशमेंट की साजिशों का मुखालिफ होता है, वो अदलिया की आज़ादी के हक में होता है, उसका ताल्लुक सियासी पार्टी से हो या ना हो, लेकिन वो होता है जो पासदार होता है इस मूवमेंट का कि ये मूवमेंट चलनी चाहिए, ये कारवां नहीं रुकना चाहिए। और हमारी मंजिल अभी हमने नहीं पाई, सिर्फ 17 जजों को बहाल कराना हमारी मंजिल नहीं था, बहुत फार अवे। देखिए हमारे लिए आज़ाद अदलिया, अभी तो निचले सतह पे खुद चीफ जस्टिस कहता है करप्शन है, हमें तो साफ करना है, क्लीन अप करना है। इंसाफ जो है, इंसाफ को अगर जिन्स बना दिया गया तो सिर्फ वही लोग खरीद सकेंगे जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास मसा, फिर उनमें भी कंपटीशन होगी, जो ज्यादा बोली देगा वो खरीदेगा। अब ये मौजूदा हाल में जैसे अब ये जुडिशरी और अभी देखें एस्टैब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट है वो ऑन स्टेक है, बेसिकली इसमें जो सुप्रीमेसी है, दैट्स माय बिलीफ कि सुप्रीमेसी लाइज विद जुडिशरी, क्योंकि आइन का जिस तरह मैंने पहले कहा, आइन का जो है वो बनाना इख्तियार है, उसका अमेंडमेंट इख्तियार है, लेकिन उसमें ऐसी क्लॉजेस शामिल करना, ऐसे आर्टिकल शादा करना जो चंद अफराद या चंद पार्टीज को बेनिफिट देते हों, दैट इज अगेन एन कॉन्स्टिट्यूशन अनलॉफुल थिंग, जिसको इंटरप्रेट करते हुए कोई भी सुप्रीम बॉडी उसको नल एंड वाइट कर सकती है। इस टकराव में फॉर एग्जांपल लाइक आई मीन देयर टू इंस्टीट्यूशंस, अवाम जो गवर्नमेंट है वो फेथ खो चुकी है, कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है अपना, जबकि जुडिशरी मेंटेन्स अल्लाह की मेहरबानी से पब्लिक में रिस्पेक्ट है उसकी, ठीक है। तो आप इसको ऐसा नहीं समझते कि इस जो जुडिशरी है इसको एक पब्लिक मूवमेंट के तौर पे जो है ना प्रमोट किया जाए, ताकि ये ना सिर्फ इन इदारों को हुकूमत के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल एक्ट्स है उनको नॉलेज वाइड करे, बल्कि पब्लिक की जो दाद रसी और उसकी एक आवाज़ बन के भी पूरी सिविक कम्युनिटी को भी साथ लेकर चले। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, ये मूवमेंट चलती रहेगी। अच्छा। बल्कि मैं तो इस बात के भी हक में हूँ कि चीफ जस्टिस को अवामी उसमें जाना चाहिए, कम से कम बार रूम्स में जाके बात करनी चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ, मैंने चीफ साहब से कई बार इस पर बात भी की है। कुछ सिक्योरिटी के हालात ऐसे आ गए थे जब मुझे खुद कहना पड़ा उनको कि न जाएं फिलहाल, वो हालात ऐसे थे उनका, जब एक्सीडेंट हुआ कोशिश की गई तो मुझे उसके कुछ खदशात नज़र आते थे, तो मैंने उन्हें कहा जी कुछ वक्त इसे रोकें आप इनका टारगेट है। नहीं, मैंने उन्हें कहा आप इनका टारगेट है। मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी का अगर कोई सिंबल है तो वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी है, और उनका अगर कोई टारगेट है तो वो भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये वो आदमी है जिसमें ये हिम्मत है और जिसने वाकई प्रूव किया। उसने आवाम को जब देखें, उसने ये जो पब्लिक लिटिगेशन है जिस स्पीड से उसने शुरू की है, जिस तरीके से अवामी मसला, अभी 6 बजे मैं उसकी अदालत से आया हूँ। जी आपने बताया। मैं 5 बजे तक बैठा रहा हूँ, मेरा केस उन्होंने आखिर में दिया और लेके ये भी कहा कि काजी साहब आपको आज मैंने सारा दिन बिठाया। अच्छा। तो मैंने कहा जी अच्छा हुआ, मैं सारी दिन आपकी कार्रवाई देखता रहा, मैंने ये कहा है। अच्छा। बिल्कुल सबके सामने कहा। जब मेरा केस जब काल हुआ तो उन्होंने मुझे कहा साजिद काजी साहब, उनके साथ रमदे साहब भी थे, रबानी भी था, तो उन्होंने कहा साजिद काजी साहब आज सारा दिन आप यहाँ बैठे रहे। तो मैंने कहा सर मैंने सारा दिन आपकी कार्रवाई को देखी और मुझे खुशी हुई है, और कानून से कोई बाध्यता नहीं है तो ये होगी कानून की हुक्मरानी। और फिर ये जो हमारे माशरे में है कि लोग न सिर्फ कानून शिकनी करते हैं, उस पर फख्र करते हैं कि मैंने सुरख इशारा क्रॉस कर दिया, कोई मेरा कुछ कर दे। मेरे बेटे ने खुले जाके बाजार में पिस्टल घुमा के आदमी को मार दिया, कोई आके उसको पकड़ ले। ये जो हमारे माशरे में ये रुझान है, जब तक हमारे माशरे का हर शख्स अपने आप को कानून के ताबे नहीं करेगा तो कानून की हुक्मरानी महज किताबी बात है। इसे हमें अपने आप को आदी करना है, हमारा बिहेवियर चेंज होना है, ट्यून करना है। हाँ नहीं, हमें अपने आप देखिए, मैं अगर अपने आप करूँ तो मेरे बच्चे भी करेंगे, दूसरा भी कर। हमें हम में से हर फर्द को
अपने आप को कानून के ताबे करना। एक दूसरी बात यह है कि हम में से हर शख्स अपने आप को मास्पे के लिए पेश करे। अकाउंटेबिलिटी है हर क्या है कि अकाउंटेबिलिटी हो कि कौन है जो इस कौम के मफाद का सौदा कर रहा है, और हमें इस बात को तय करना चाहिए कि हमें भूख प्यास मंजूर है, हमें सख्त जिंदगी गुजारनी मंजूर है, किराए के मकान में रहना मंजूर है, लेकिन बेगैरती का महल नहीं चाहिए, इसमें हमारी रूह भी। अगर ये बात एक दफ़ा हमने तय कर लिया, हमारे यहाँ कदरें इसी तबाह हुई। हम बहुत अच्छी वो थे, इब्तिदा हमारी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हुआ ये कि आस्ते आस्ते हमारे मुल्क में कदरें बदल गई, पैसे का राज हो गया, बदलाई गई। जिसने भी बदलाई बदल गई, वो इतनी बदल गई कि आज इज्जत वकार ये सब चीज़ें पैसे से वाबस्ता हो गई। शराफत नाम इखलाक व शराफत मफकूद हो गए, किसी खाते में नहीं, मफकूद हो गए, नजर ही नहीं आते, वो गायब हो गए। कौन सी ब्रीड है जी, उनको आपने गायब कर दिए। सी कब अगर किसी शख्स के मतलब आप कहें कि बहुत सच्चा है, ईमानदार है, नेक है, तो कहेगा होगा, अपने ही होगा, मेरे किस काम का है, मेरे काम कैसे ही नहीं है, खत वो किसी के नाम नहीं देता, सिफारिश वो नहीं करता, तो मेरे किस काम का है। तो जब तक ये ना होगा तो नहीं होगा। मेरा जो अपना परसेप्शन है वो ये है कि ये जो वकला कम्युनिटी है, इसका एक अपना एक स्टैंड पॉइंट है। इस वक्त कोई भी और कम्युनिटी इस लेवल पर नहीं आया कि वो ऑर्गेनाइज्ड हो और कोई मूवमेंट चलाने की पोजीशन में हो। गिवन द फैक्ट कि वन कम्युनिटी इज ऑलरेडी इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, तो बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, लाइक बाकी जो फैक्टर्स हैं, उनको साथ में इकट्ठा, ताकि उनके जरिए एक लीवर का असूल होता है कि आप जो काम खुद ना कर सकें वो एक लीवर के थ्रू कर सकते हैं, पूरी कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व करें, देन इट बिकम्स अ जॉइंट एफर्ट। इसका एक तरीका ये है, मैंने तजवीज़ भी किया कुछ लोग कि मुख्तलिफ इश्यूज़ पे सेमिनार करवाएं। जी एग्जैक्टली, उसमें राय करने की पब्लिक का इसमें हो जाएगा कि आस्ते आस्ते नो हाउ भी ज़्यादा होगा। वकला स्पीकर हों, उसमें दानिश्वर हों, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट, सबको बुलाएं, ख्वातीन की नुमाइंदा, ट्रेड यूनियन के नुमाइंदे, सबको बुलाएं। जी हाँ, आस्ते आस्ते एक तो आपस का इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और फिर क्योंकि ओवरनाइट तो ये हो नहीं सकता, लेकिन इसे कंटिन्यू किया जा सकता है। आपको शायद अभी वो कॉन्फ्रेंस का याद नहीं होगा, डॉक्टर कदीर खान साहब को हमने बतौर मेहमान खसूसी बुलाया था। जी हाँ, मुझे पता है। उसमें जो है कुछ सियासतदान, उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसमें डॉक्टर, वाइस चांसलर, चेंबर के प्रेसिडेंट, ट्रेड यूनियंस के प्रेसिडेंट, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट, टेक्नोक्रेट्स, हमने एक जिस तरह की जो मैंने आपसे बात की, इसी किस्म का एक मल्टीपल कम्युनिटीज़ के लोगों को बुलाया था, लीडरशिप को, इकट्ठे बैठ के हम बात करें कि नाउ वी हैड गॉट एनफ, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसको हमने बचाना है। अब सब जो मुतफर्रिक डिसिप्लिन्स के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वो आप देखें किस तरह से उन्होंने कैंसिल करवाया। मुझे उसका बहुत अफसोस हुआ था जब मुझे पता चला। अभी वो कोशिश की जा सकती है, देखें, लेकिन हम करेंगे उसको और तरीके से इंशाअल्लाह। आप अपने लोगों को कोई पैगाम देना चाहें? अभी 27 तारीख इलेक्शन है, मैं इंसान था, मुझसे कोताहियाँ हुई होंगी, मैं सवाल इसके कि मैं ये कहूँ कि मेरी कोई भी कोताही अगर उससे किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसकी तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मेरी नीयत में कभी कोई फतूर नहीं है। बस ये अल्लाह का एहसान था, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जिस तरह से मोहतरम काजी अनवर साहब की आपने बातें सुनी, हमारी रूह भी इसमें जो है वो ताज़ा हुई है कि हमें आज भी ऐसे दरवेश हमारे सफ़ों में मौजूद हैं जो न सिर्फ इस कश्ती को भंवर से निकालने का एहसास रखते हैं, बल्कि इसको किसी मकाम तक पहुँचाने का भी जो है ना उनमें जज्बा मौजूद है। और इस जुडिशरी का जो सुप्रीमेसी है, दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ एनी सोसाइटी, एनी रिस्पेक्टेबल एंड डिग्निफाइड डेवलप सोसाइटी। और जिस फॉर्म में, जिस पहले हमने जिस तरह डिस्कस किया, जिस फॉर्म में, जिस माशरे में जुडिशरी सर्वाइव नहीं करती, वहाँ सुप्रीमेसी नहीं होती, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती, वो हमेशा ज़िल्लतों में, तबाहियों में रहेगी। अब हम सब ने इस मुल्क की नाव को बचाना है, इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है। जुडिशरी को मिला के, टेक्नोक्रेट्स को मिला के, जो ट्रेड, चैम्बर, कॉमर्स, एकेडमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सब लोगों को मिलकर हमने इस नाव से निकालना है। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये सफ़र शुरू हुआ है, लोग साथ आएंगे पाकिस्तान रेस्क्यू मिशन में, क्योंकि पाकिस्तान किसी फ़र्द की, किसी
वर्दी वाले की या किसी शेरवानी वाले की या किसी जमात की पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम जो सफ़र कर रहे हैं ये उन सब का मुल्क है और उन सब ने इस मुल्क के माँ को बचाना है। थैंक यू वेरी मच। हमारा हामी नाते